आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10 की अध्याय 6 जैव प्रक्रम के बारे में। पढ़ेंगे क्या डिस्कस करेंगे यार। डिस्कस ही वो मेथड है जिसके द्वारा आप हर चीज़ को अपनी आत्मसात कर सकते हो, अपने अंदर तक उसको अपने विचार बना सकते हो। तो डिस्कस मेथड रहेगा हमारी स्टडी का पूरी तरह से। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। अब इसमें सबसे पहले आता है जैव। तो पहले इसके बारे में हम थोड़ा कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें। अगर हमसे कोई पूछे कि जीव यानी सजीव क्या है, कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये सजीव है ये निर्जीव है? हाँ बिल्कुल सही है, आप कहोगे कि सजीव गति करते हैं, ठीक है। तो क्या जो गति नहीं करते वो सजीव नहीं है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पेड़ पौधे सजीव हैं, गति मोटे रूप में हम कहेंगे गति नहीं करते, होती भी होगी तो दिखाई नहीं देती, पर गति ठीक है नहीं करे, पर सजीव हैं। तो बिल्कुल गति होनी चाहिए, सजीव के लिए ज़रूरी है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गति वो नहीं जो हम महसूस कर रहे हैं या दिख रही है। गति होनी चाहिए आणविक गति। हाँ, सजीव के अंदर आणविक गति होनी चाहिए। अब आपको आणविक गति क्या है? देखिए, प्रकृति में जो भी चीज़ हमको चाहे दिखाई देती हो चाहे नहीं दिखाई देती हो, अगर वो है तो वो अणुओं से बनी है, परमाणुओं से बनी है। तो आणविक गति सजीव के अंदर निरंतर चलती रहती है और उसी की वजह से जो भी सजीव हम कह रहे हैं उसके शरीर का निर्माण है, उसमें ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरण है, ये सभी आणविक गति के माध्यम से ही होता है। तो एक चीज़ पक्की कर लो कि हाँ गति होनी चाहिए और आणविक गति होनी चाहिए। दूसरा आप कहेंगे कि दूसरा गुण है साहब कि सांस लेना चाहिए, श्वसन ज़रूरी है उसमें, ठीक है, श्वसन ज़रूरी है। तीसरी हम बोलेंगे कि वृद्धि होनी चाहिए, उसके आकार में वृद्धि होनी चाहिए समय के साथ के अंदर। तो क्या सजीव के अंदर हमेशा वृद्धि होती रहती है या एक समय आकर वृद्धि रुक जाती है? तो फिर क्या सजीव नहीं रहेगा? वो सजीव रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कि वृद्धि से मतलब हम ये लें कि उसके अंदर जब कहते हैं कि सजीवों के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, तो कोशिकाओं का निर्माण निरंतर चलता रहता है। पुरानी कोशिकाएं खत्म होती रहती हैं, नई कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। इसको हम वृद्धि के रूप में लें कि नई कोशिकाओं का निर्माण निरंतर चलता रहता है। जैसे जैसे पुरानी कोशिकाएं नष्ट होंगी उनका स्थान नई कोशिकाएं लेती जाएंगी। तो ये वृद्धि है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सजीवों के लक्षण हमने देख लिए। उसमें एक चीज जो आपकी बुक में दे रखी है उसको थोड़ा डिस्कस और कर दूं मैं, कि वायरस यानी कि विषाणु जब वो किसी सजीव के शरीर के बाहर होता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई आणविक गति नहीं होती है, और जैसे ही वो किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसमें आणविक गति शुरू हो जाती है। इसका मतलब जब वो किसी सजीव के शरीर के बाहर है तो वो निर्जीव रूप में है, और जैसे ही किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो सजीव रूप में आ जाता है। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कि दोनों के लक्षण इसमें पाए जा सकते हैं अलग अलग समय के ऊपर। अब आते हैं हम जैव प्रक्रम पर। किसी भी सजीव हम समझ चुके हैं सजीव क्या है। तो किसी भी सजीव के शरीर के अंदर क्या क्या क्रियाएं चलेंगी और उनका चलने का कारण क्या है? हाँ, कारण आपने बिल्कुल पहले हमारे बीच में डिस्कस हो चुका है कि शरीर को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। हमने कहा कि आणविक गति होनी चाहिए, तो आणविक गति के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आणविक गति क्यों आवश्यक है? बिल्कुल एनर्जी के स्थानांतरण के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को पहुंचाने के लिए।
फिर आप कहोगे सर शरीर के अंदर तो हमने तो सुना है कि पोषक तत्व चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए। बिल्कुल सही है, चाहिए। लेकिन चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस बारे में, आप बताओ मेरे को। एक जीवित व्यक्ति है और मृत व्यक्ति है, दोनों में से में अंतर क्या है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे पोषक पदार्थों के पॉइंट व्यू से। दोनों में पोषक पदार्थ हैं, उसमें भी प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, विटामिन भी है और सजीव के अंदर भी है। फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है उनका एक रेगुलेशन हो, एक नियंत्रण हो, किस प्रकार से किस चीज़ का यूज कहाँ लेना है, प्रोटीन का यूज कहाँ लेना है, कार्बोहाइड्रेट का यूज कहाँ कब लेना है, मिनरल्स कब काम में आएंगे, कहाँ काम में आएंगे, किस समय काम में आएंगे। तो इन सबका रेगुलेशन के लिए आणविक गति जरूरी है, और उसी आणविक गति के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की चीजें, दो प्रकार की आवश्यकताएं होती है, एक तो एनर्जी और दूसरा पोषक पदार्थ। बिल्कुल सही है, ठीक है, पोषक पदार्थ चाहिए और पोषक पदार्थ से बाद में एनर्जी भी बनेगी साथ के अंदर। अब प्रश्न उठता है कि पोषक पदार्थ शरीर के अंदर जाएं कैसे? देखिए धीरे धीरे हम उस चीज पे आ रहे हैं जो आपका टॉपिक हमें। पोषक पदार्थ शरीर के अंदर जाएं कैसे? तो आप कहोगे सर भोजन करते हैं ना, प्रत्येक जीव भोजन करता है, चाहे ऐसा जीव हो जो हमको आंखों से दिखाई ही नहीं देते, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर, और ऐसे जीव जो हमको आंखों से दिखाई देते हैं, जिनकी संरचना जटिल है, वो भी भोजन करते हैं। तो देखिए जो छोटे जीव हैं जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, नंगी आंखों से आप सूक्ष्मदर्शी से उनको देख सकते हो, तो उनका जो शरीर है जैसे अमीबा है, शरीर एक कोशिकीय है, काफी साधारण और सरल संरचना है बिना किसी जटिलता के। तो वो अपना भोजन करते हैं भक्षण क्रिया के द्वारा। उनका शरीर है, देखिए आप, जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए आप अमीबा का एक बार आप देखिए किस प्रकार से ये पोषण करता है। अमीबा की संरचना देखो तो इस प्रकार से एक अनिश्चित संरचना होती है उसकी। और होगा क्या, इसके अंदर मात्र एक केंद्रक पाया जाता है और बाकी का इसका कोशिका द्रव्य है। ये हो गया इसका केंद्रक और बाकी का कोशिका द्रव्य है। अब होता क्या है, जैसे ही भोजन के कण, देखिए अमीबा रहता है पानी के अंदर, जैसे ही भोजन के कण इसके पास आते हैं, जैसे भोजन के कण पास आएंगे और पास आएंगे और पास आएंगे, उसी समय इसकी जो बाहर की लेयर है वो अंदर की ओर धंसती है और जो भोजन के कण हैं इसके लिए वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही ये अंदर प्रवेश करते हैं, ये लेयर अपने आप को कंप्लीट कर लेती है और ये भोजन इसके अंदर एंटर कर जाता है, जिसको आप खाद्य धानी भी कह सकते हो। इस खाद्य धानी में यहां पर इसका पाचन होता है, इसमें जो चाहिए वो रख लेगा, एक सरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित करके। देखिए पाचन क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देना ही पाचन है। पाचन कर लिया, भोजन पाचन करने के बाद में जो सरल कार्बनिक पदार्थ बने पूरे इसके अमीबा के अंदर फैल जाएंगे। उनकी प्रक्रिया आगे अलग है कि किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उसका पाचन एनर्जी में डेवलप उसको किया जाता है। अब जो इसमें अपशिष्ट पदार्थ हैं जो बच गए, जो वो अपशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे त्वचा की ओर आएंगे, धीरे धीरे त्वचा की ओर आएंगे और यहां से बाहर की ओर विसरित हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हुई अमीबा के अंदर।
अब ये तो हमने एक कोशिकीय जीव का देख लिया। अब प्रश्न उठता है कि बहुकोशिकीय जो एक जटिल शारीरिक संरचना वाला जीव है उसमें क्या होता होगा। तो उसमें बिल्कुल हम जानते हैं, हम खुद, मनुष्य खुद उसमें एक उसी श्रेणी में आता है। तो बिल्कुल आप कहोगे कि हम भोजन बाहर से ग्रहण करते हैं, बिल्कुल भोजन बाहर से ग्रहण कर रहे हैं हम। अब भोजन हम ले रहे हैं एक अलग रूप के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ऊर्जा में उसको बदलने के लिए, साथ में पोषक पदार्थों को उस रूप में लाने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर आगे की क्रिया में काम में आएंगे। आगे की क्रिया, शरीर में वृद्धि, आणविक गति, इन सब में जिस रूप में चाहिए उस रूप में परिवर्तित करने के लिए पूरा एक तंत्र है जिसको हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल मुंह में सबसे पहले हम खाएंगे, दांतों के द्वारा उसमें पीसा जाएगा, लार के द्वारा थोड़ा पाचन होगा, बाद में आमाशय में जाएगा, लीवर के अंदर जो पित्तरस बनता है उसका हेल्प होगा, अग्नाशय रस से अग्नाशय रस आएंगे, आंत्र के अंदर उसका पाचन होगा। तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये हो गया पाचन तंत्र, यानी हमने भोजन को बाहर से जिस रूप में ग्रहण किया है उसको शरीर के अंदर उपयोग में लेने लायक रूप में बदल देना पाचन कहलाता है। कहने का मतलब एक लास्ट में एक ऐसा पदार्थ बन जाए जो सभी जीवों में बनता है, सभी सजीवों के अंदर आखिर में वो पदार्थ बनता है जिससे आसानी से एनर्जी प्राप्त हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया हर कोशिका में पाया जाता है, उसमें एनर्जी इकट्ठी रहती है, इसलिए उसको हमारे शरीर का पावर हाउस कहते हैं। तो वहां पर उसको ऐसा पदार्थ जिसको एनर्जी में परिवर्तित किया जा सके, ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके, ऐसा पदार्थ बन जाए लास्ट के अंदर। ये काम करता है पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र हो गया, ऐसा पदार्थ बन गया। अब ऐसे पदार्थ से ऊर्जा बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। ऑक्सीजन गैस शरीर में कहाँ से आएगी? आपको वहाँ सांस लेते हैं, अरे सांस तो नाक से लेते हैं, अंदर कैसे, हर कोशिका तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी? क्योंकि हर कोशिका के अंदर वो जो आखिर में पाचन तंत्र के द्वारा पदार्थ बना है जिससे एनर्जी प्राप्त होगी वो पहुँच चुका है। अब उससे एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार उस पदार्थ को एक तरह से जलाया जाएगा, उससे एनर्जी बनेगी। जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचे कैसे? हमने नाक से सांस लिया, श्वसन नली से होते हुए वो ऑक्सीजन पूरी वायु के साथ में हमारे फेफड़ों में पहुंची। फेफड़ों में वायु कोश है, वायु कोश में बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, खून की नलियां हैं बहुत बारीक बारीक, उनके अंदर ये ऑक्सीजन गई। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, वहां से चलते हुए पूरे शरीर के अंदर ब्लड पहुंचता है। तो पूरी जो कोशिकाएं हैं वहां तक ये ब्लड पहुंच रहा है, और वहां पर जैसे ब्लड पहुंचता है उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। वहां हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होगी और कोशिका में एंटर करेगी। कोशिका में वो पदार्थ है जो पाचन के लास्ट में बना था, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। इस ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, एनर्जी बनेगी। उस एनर्जी को एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके रूप में बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा कर लिया जाएगा। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से एडीपी मौजूद होता है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब ग्लूकोज को जलाया जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में मिलता है, तो उससे फॉस्फेट ग्रुप में एनर्जी बनती है, वो इससे जुड़कर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंची नाक से होते हुए। अब मैं पूछूं आपसे, इसको, इस पूरे तंत्र को क्या कहते हैं? आप कहोगे हाँ, इसको तो श्वसन तंत्र कहते हैं। बिल्कुल, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया, बिल्कुल सही है। अब
पाचन, हमने भोजन किया था बाहर से, तो बाहर से जिस रूप में हमने भोजन किया था उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में बांटा गया पाचन के द्वारा। अब इस प्रक्रिया में कई पदार्थ ऐसे हैं जो हमको हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जो चाहिए वो हमने पाचन के आखिरी में प्राप्त कर लिया। अब बचे अपशिष्ट पदार्थ जिनको हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, वो द्रव रूप में भी है, ठोस रूप में भी है। अब आवश्यकता नहीं तो शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, तो उसके लिए बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही। उसके लिए उत्सर्जन तंत्र चाहिएगा हमको। तो शरीर में उत्सर्जन तंत्र होता है जो शरीर के अंदर पाचन क्रिया द्वारा बने हुए आखिर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, और जो पूरा तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है, वो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अब प्रश्न उठता है, ठीक है, पर इन सब पे नियंत्रण कैसे किया जाए, किस प्रकार से हो? तो इसके लिए छोटी छोटी तंत्रिकाएं होती हैं, पूरे हमारे शरीर की हर सेल्स तक पहुंचती हैं। वो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, मेरुरज्जु से पीछे जो होती है उससे जुड़ी होती हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कब क्या करना है। शरीर के अंदर बाहर हम जो देखते हैं चीज़ों को, उनका इफेक्ट शरीर के अंदर तक जाता है। उन तंत्रिकाएं इसमें काम करती हैं पूरा का पूरा, वही मैसेज को लेके जाती हैं बाहर हम क्या देख रहे हैं। सामने भोजन आ गया, भोजन आते ही तंत्रिकाएं मैसेज पहुंचाती है भोजन आ रहा है, उसके अनुसार हमारा शरीर तैयार हो जाता है पहले। इसलिए तो कहते हैं कि भोजन करते समय कभी टीवी वगैरह ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि टीवी देख रहे हो आप, पूरा ध्यान वहाँ पर है, तो शरीर को पता ही नहीं कि अंदर आ क्या रहा है। हम देख कुछ और रहे हैं, आंखें कुछ और देख रही हैं, ताकि उस चीज़ के लिए तैयार है। उस बीच में हम भोजन करेंगे या और कुछ खाएंगे तो शरीर उसके लिए तैयार ही नहीं है। तब कहते हैं कि सब पेट खराब हो गया या सब किसी प्रकार की डाइजेशन संबंधी समस्या हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर ये सब तंत्र हैं, पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ, तंत्रिका तंत्र हुआ, ये सभी क्यों है? जो हमने शुरू में बात की थी, शरीर की वृद्धि और आणविक गति, जो पोषक पदार्थ है उनको सही रूप में, सही जगह, सही समय पर इस्तेमाल करना, ये सभी कार्य, ये सभी प्रक्रम मिलकर उस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम का मतलब यही है कि किसी जीव के शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं विभिन्न प्रकार के तंत्रों के माध्यम से, ये संपूर्ण क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। और उनका उद्देश्य क्या है? आणविक गति और शरीर की वृद्धि, जिसकी वजह से सजीव को सजीव कहा जा सके। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आज की जैव प्रक्रम है क्या। अब इसी के तहत आगे की चीज़ें हम जैसे जैसे टॉपिक्स अंदर चलेंगे, बिल्कुल यार आज बहुत शानदार तरीके से ये टॉपिक्स हमारे क्लियर होंगे। बस आप बने रहिए और जम के अपनी स्टडी करते रहिए, क्योंकि स्टडी ऐसी चीज़ है कि आपको, कहते हैं इंसान सजीव है, पर मैं कहता हूँ अध्ययन इंसान को सजीव बनाए रखता है। तो लगे रहिए। थैंक यू।